हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधा क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर में फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत इंग्लिश लैंग्वेज वाली सीरीज में दोस्तों एक और नए टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। आज हम बात करने वाले हैं लेटर राइटिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन आंसरों पर। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं अपने 350 एमसीक्यूज 350 एमसीक्यूज वाली सीरीज में। काफी पार्ट दोस्तों अभी तक हो चुके हैं। काफी पार्ट इन द सेंस कि 14 लेक्चर हम इसमें ले चुके हैं और प्रत्येक लेक्चर में हमने सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन आंसरों पर ही चर्चा की है, जैसे कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसी क्रम में हमने लेटर राइटिंग वाले टॉपिक से रिलेटेड आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसरों पर फिर से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो भी नए स्टूडेंट है जो पहली बार हमारे सेशन को फॉलो कर रहे हैं, हमें पहली बार फॉलो कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो उनको बता दूं कि हमारे द्वारा ये सिर्फ फाउंडेशन कोर्स ही नहीं, या कहें कि सिर्फ एमसीक्यू फॉर्मेट की सीरीज ही नहीं, बल्कि इसके अलावा सभी जितने भी बीए में दोस्तों जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, लगभग सभी सब्जेक्टों पर पूरे डिटेल में पूरे विस्तार से क्लासेस ली जा चुकी है। और कुछ क्लासेस में कुछ सब्जेक्ट पर क्लासेस चल रही है जिन्हें आप पूरे विस्तार पूर्वक क्रम से टॉपिक वाइज टॉपिक, कहें कि चैप्टर वाइज चैप्टर, पूरे क्रम से जो है आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट पूरे विस्तार पूर्वक आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए गए हैं, विद नोट्स किए गए हैं, जिसे आप नोट्स भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं उन्हीं लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाकर के। ठीक है ना। इस सब के अलावा यदि आप चाहते हैं कि आपको सभी सेशन जितने भी हमारे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं वो सभी सेशनों के लेक्चर की लिंक और सभी नोट्स की लिंक आपको एक ही स्थान पर मिल जाए, तो उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने की आवश्यकता होगी, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। दोस्तों लेटर राइटिंग से रिलेटेड, कहें कि लेटर राइटिंग, अब चूंकि यार डिटेल में बात अगर इस टॉपिक पर बात करते हैं तो काफी लंबी क्लास चलती, लेकिन चूंकि एग्जाम से पहले कवर करने के लिए और चूंकि एग्जाम में आपसे एमसीक्यू फॉर्मेट में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए एक बात ये आवश्यक हो जाती है कि प्रत्येक टॉपिक का पहले हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में अगर एग्जाम से पहले अगर समय बचता है तो हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो आज लेटर राइटिंग से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि अ फॉर्मल लेटर शुड हैव द डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द रेसिपिएंट। क्या कहा जा रहा है, मैं इसको हिंदी में भी समझाता हुआ चलूंगा ताकि आपको कंप्लीट क्वेश्चन भी समझ आए और इसके ऑप्शन भी समझ आए। ठीक है ना। तो कहा जा रहा है दोस्तों कि जो फॉर्मल लेटर होते हैं, फॉर्मल लेटर जो होता है, औपचारिक पत्र जो होते हैं, इन औपचारिक पत्रों में औपचारिक पत्र का जो है एक डिजायर्ड इफेक्ट है ना, वांछित प्रभाव कैसे देखा जा सकता है, किस प्रकार से देखा जा सकता है रेसिपिएंट पर, मतलब कि प्राप्तकर्ता पर, कि जो भी इस प्रकार का फॉर्मल लेटर प्राप्त करता है या जिसके लिए ये फॉर्मल लेटर सेंड किया जाता है, भेजा जाता है, उस पर कैसे ये लेटर अच्छा प्रभाव डाल सकता है। तो इनमें से पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है इन द प्रॉपर फॉर्मेट, कि आपका जो लेटर है, जो फॉर्मल लेटर है, वो प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए, प्रॉपर ब्लॉक में लिखा होना चाहिए। एग्जैक्टली सही है या नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी सही है। दूसरा है कि टू द पॉइंट एंड रिलेवेंट। जी हाँ, जो भी आप टॉपिक उसमें लिख रहे हैं, जो भी आपके ब्लॉक है, वो सब टू द पॉइंट होना चाहिए, है ना, इधर उधर की बातें ना होकर के सटीक होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, ये भी सही है। तीसरा बोलता है ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए कि उस लेटर में ग्रामेटिकली इतनी एरर नहीं होना चाहिए कि सामने वाला समझते हुए उसके अर्थ का अनर्थ हो जाए या अर्थ का अनर्थ करते लिखना, हमारे संदेश कुछ और होता है और वो समझ कुछ और ले, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल द एबव या ऑल ऑफ दिस। क्लियर है ना। तो ए बी सी तीनों ही पॉइंट करेक्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू एंड द मैन बॉडी ऑफ द फॉर्मल लेटर। मैन बॉडी ऑफ द फॉर्मल लेटर, क्या कहा जा रहा है, हाउ टू एंड द मैन बॉडी ऑफ फॉर्मल लेटर। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा औपचारिक पत्र है, इसका जो मुख्य पार्ट होता है, मुख्य पार्ट जो होता है ना, उसको समाप्त किस प्रकार किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए। तो हाउ टू एंड द मेन बॉडी। ठीक है ना। लेटर का जो मुख्य पार्ट होता है, मुख्य भाग जो होता है, उसको समाप्त किस प्रकार से किया जाना चाहिए, मतलब किन बिंदुओं के साथ समाप्त किया जाना चाहिए। चार ऑप्शन है, देखिए, वाई शोइंग
योर लव फॉर द रेसिपिएंट, प्राप्तकर्ता के प्रति अपना स्नेह या प्रेम दिखा करके समाप्त करना चाहिए उस लेटर को, या फिर बाय द डिस्कस वेदर इन यूर सिटी, कि आप अपने शहर के वातावरण के बारे में बातचीत करते हुए उसको समाप्त करेंगे, या ऑप्शन सी बोलता है या फिर आप जो है उस जो लेटर प्राप्त करता है उस प्राप्तकर्ता की सिटी के एनवायरमेंट के बारे में बात करके समाप्त करेंगे, या ऑप्शन डी बोलता बाय द टेलिंग रेसिपिएंट व्हाट ही शुड बी द डूइंग नेक्स्ट, या फिर आप ये बताते हुए इस लेटर को समाप्त करेंगे, उसके मुख्य भाग को समाप्त करना चाहेंगे कि उसे अब आगे क्या करना चाहिए। एग्जैक्टली जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं तो लेटर का जो मुख्य पार्ट होता है ना, बीच वाली जो बॉडी, जिसको हम बॉडी बोलते हैं, तो उस बॉडी का कुछ जब समाप्त करना होता है तो वहां पर हम जो है उसे साथ में एक एडवाइस के साथ जो है उस मुख्य पार्ट को समाप्त करते हैं। हम बोलते हैं कि उसे आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। जिस जो हमारा मेन पर्पस होता है लेटर का, उस लेटर के पर्पस को पूरा करने के लिए ही आखिरी का सेंटेंस हम जोड़ देते हैं कि उसे क्या करना चाहिए, उसे एक सब्जेक्ट दे दिया जाता है। क्लियर है ना? चलिए, इसलिए इसका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट वुड यू राइट इन द ओपनिंग पार्ट ऑफ द फॉर्मल लेटर। जो भी आपका औपचारिक पत्र है, जो फॉर्मल लेटर है, इसके ओपनिंग पार्ट में ठीक है ना, क्या लिखा जाना चाहिए, इसके ओपनिंग पार्ट में क्या लिखा जाना चाहिए। चलिए एक एक चीज को हम एक एक ऑप्शन को पढ़ते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन बोलता है आस्क अबाउट द वेल बीइंग द रेसिपिएंट, जो प्राप्त करता है उसके अच्छे से हालचाल पूछने के साथ में उसकी शुरुआत की जानी चाहिए, लेटर की शुरुआत की जानी चाहिए, या फिर इन्फॉर्म द रेसिपिएंट अबाउट द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर। अब यार जो लेटर आप लिख रहे हो, उस लेटर लिखने का एक पर्पस होगा ना, एक उद्देश्य होगा, ठीक है। अब अगर आप उस उद्देश्य को छोड़ करके इधर उधर की अनवलग बातें करोगे, ठीक है, तो उस लेटर का पर्पस ही खत्म हो जाएगा। सही है ना? तो इसके लिए हमारे जहां पर मेन बात आ जाए ना, जहां हमको लगता है कि यही करेक्ट होना चाहिए, तो एग्जैक्टली वहीं पर रुक जाइए, आगे बढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या कहा जा रहा है कि इन्फॉर्म द रेसिपिएंट, जो प्राप्त करता है उसको इन्फॉर्म करते हुए उसकी शुरुआत की जानी चाहिए। किस बात को इन्फॉर्म करने के लिए? तो उस लेटर के उद्देश्य को इन्फॉर्म करने के लिए। उद्देश्य क्या हो सकता है भैया? हम लिखते हैं ना सब्जेक्ट लिखते हैं ना, बस वही सब्जेक्ट ही उसका पर्पस होता है कि उस सब्जेक्ट को पढ़ के पता चल जाता है कि इसका एक्चुअल में पर्पस क्या है, इस लेटर का पर्पस क्या है। क्लियर है? ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द की पॉइंट ऑफ अ फॉर्मल लेटर इज रिटन इन विच पार्ट ऑफ द फॉर्मल लेटर। क्या कहा जा रहा है कि जो आपका औपचारिक पत्र है, उस औपचारिक पत्र के किस भाग में की पॉइंट होना चाहिए। की पॉइंट मतलब कि मुख्य बिंदु कहां पर लिखा जाना चाहिए। मुख्य बिंदु समझ रहे ना? एक मुख्य बात बताने के लिए हम लेटर लिखते हैं। आपने एप्लीकेशन तो बहुत सारी लिखी होगी, लेटर चलिए नहीं भी लिखा होगा, लेकिन स्कूल टाइम पे एप्लीकेशन ने बहुत सारी लिखी होगी, कभी बुखार की, कभी पेट दर्द की, ठीक है ना, छुट्टियां लेने के लिए कई प्रकार की एप्लीकेशन आप लोगों ने लिखी होगी। अब एक बात, सिर्फ एक पॉइंट की बात बताने के लिए कि सर मुझे बुखार है इसलिए मैं 2 दिन स्कूल नहीं आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगी, उस एक सेंटेंस को बोलने के लिए आपको कितना तामझाम करना होता था। टू द प्रिंसिपल फलाना ढिमका, उसके बाद डेट वगैरह ने, फिर पूरा सब्जेक्ट डालोगे, पता नहीं क्या क्या उसमें भरना पड़ता है ना, पूरा एक फॉर्मेट देना पड़ता है एक पॉइंट बताने के लिए। तो वही जो पॉइंट था ना, वो एक मेन पॉइंट, ठीक है, जिसके लिए आप एप्लीकेशन लिखते थे, वही तो की पॉइंट है। और वही लेटर में भी होता है। जब भी कोई लेटर लिखता है तो लेटर में भी क्या होगा भाई, एक की पॉइंट होता है ना, एक मुख्य पार्ट होता है उसका, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि इस मुख्य पार्ट को लेटर के कौन से भाग में लिखा जाना चाहिए या कौन से भाग में लिखा होता है। भैया आप स्टार्टिंग में तो नहीं लिखोगे ना, जहां सेंडर का एड्रेस रहता है, ठीक है, डेट पर, या कहें कि जो रेसिपिएंट है, जो प्राप्तकर्ता, उसके एड्रेस के स्थान पर भी नहीं लिखोगे, एंडिंग पर भी नहीं लिखोगे। कहां लिखोगे मुख्य पार्ट को उसकी बॉडी में लिखोगे। किसकी बॉडी पर? जो लेटर की जो बॉडी होती है, बॉडी किसको बोलते हैं? जो बीच वाला जो मेन पार्ट होता है ना लेटर का, उसको हम बॉडी कहते हैं। इसलिए इसका राइट ऑप्शन बॉडी हो जाएगा, ठीक है ना। हेडिंग में मतलब कि शीर्षक में नहीं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? हेडिंग मतलब शीर्षक नहीं, ठीक है ना। सी क्या बोलता है? इंट्रोडक्शन में क्यों लिखेंगे भाई, क्लोजिंग में भी नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। इसका तो ये तो हमारे की पॉइंट है ना, मेन जो बात है वो हम लेटर की बॉडी में कहेंगे, इसलिए ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन टू शो द पर्पस ऑफ अ लेटर। टू शो द पर्पस ऑफ लेटर। जो फॉर्मल लेटर है, उस लेटर के उद्देश्य को सही तरीके से कैसे बताया जा सकता है।
जैसे हमने थोड़ी देर पहले अभी बात की थी, ठीक है ना। उसका पर्पस कहां पर भैया, पर्पस कैसे, सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है ना। ऑप्शन सी देखिए डायरेक्टली इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट देखिए सब्जेक्ट और फॉर्मल नोटिस, ठीक है। तो जब भी हमें उस लेटर का उद्देश्य डायरेक्टली बताना होता है, अच्छे से रिप्रेजेंट करना होता है, तो उस लेटर का एक सही फॉर्मेट क्या हो सकता है, तो उसके लिए हम सब्जेक्ट वाले बिंदु को चुनेंगे। सब्जेक्ट उसमें लिखा होगा फॉर्मल नोटिस, फॉर्मल नोटिस, क्लियर है, ठीक है ना। चलिए, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लॉक फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल लेटर। तो जो औपचारिक पत्र है इसके ब्लॉक फॉर्मेट, ब्लॉक फॉर्मेट का मतलब कि जो उसके ब्लॉक होते हैं ना, अलग अलग, एक जगह पर सेंडर का एड्रेस होगा, फिर कहीं पर डेट होगी, वहां पर मुख्य पार्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, वगैरह वगैरह, तो ये सब ब्लॉक कहलाते हैं। तो जो ब्लॉक फॉर्मेट होता है किसी फॉर्मल लेटर का, उसकी विशेषताएं इसकी पूछी गई है। तो विशेषताओं में ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सी विशेषताएं हो सकती है, तो देखिए, देयर इज नो इंडेंटेशन। इंडेंटेशन थोड़ा सा नया वर्ड है, इंडेंटेशन, तो कोई दिक्कत नहीं है। इंडेंटेशन मतलब कि हार्डनेस, हार्डनेस है ना। तो जी हाँ, देयर इज नो इंडेंटेशन मतलब कि उस लेटर में एक तो हार्डनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई बात को कुरेद कुरेद कर नहीं पूछी जानी चाहिए जिससे कि सामने वाला को हर्ट फील करे, है ना, या इंसल्ट फील करे, ऐसे शब्द नहीं होना चाहिए। तो एग्जैक्टली सही है। तो इसकी विशेषता क्या है, कि क्या विशेषता है इसकी, कि देयर इज नो इंडेंटेशन, ठीक है। एक विशेषता तो ये हो जाती है, करेक्ट है ये। दूसरा है यूज ऑफ द पंक्चुएशन मार्क इन द डिस्पेंस्ड विद इन द ब्लॉक फॉर्मेट। तो जो ब्लॉक फॉर्मेट होते हैं, जो ब्लॉक फॉर्मेट, अलग अलग जो ब्लॉक फॉर्मेट होते हैं, वहां पर पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। पंक्चुएशन मार्क क्या होते हैं, अरे फुल स्टॉप, कोई फुल स्टॉप जिसे हम हिंदी में विराम चिन्ह कहते हैं ना, वो क्या पंक्चुएशन मार्क है, ठीक है ना। तो इसके हर एक सेंटेंस में, हर एक ब्लॉक फॉर्मेट में जो है हम पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग करते हैं। एग्जैक्टली करें कि इसकी विशेषता है, जी हाँ विशेषता है। ईच ब्लॉक बीइंग विद अ मार्जिन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। जैसे कि जब पीपीटी हम देख पा रहे हैं, देखिए एक व्यवस्थित और एक क्रम से एक विशेष मार्जिन है लेफ्ट साइड में, एक विशेष मार्जिन है ना पूरे इसमें, पूरे पेज में। इसी तरह से एक विशेष मार्जिन के साथ में, एक विशेष मार्जिन के साथ में सभी ब्लॉक लिखे जाते हैं। एग्जैक्टली करेक्ट है। तो ये तीनों ही इसकी विशेषता है, तीनों ही इसकी विशेषता, इसकी उसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल द एबव या ऑल ऑफ दिस, क्लियर है। चलिए, इसलिए ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट द सब्सक्रिप्शन इन अ फॉर्मल लेटर। दोस्तों थोड़ा स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी और वीक है उनके लिए मैं हिंदी में भी रिपीटेशन कर ही रहा हूं, है ना। हिंदी में भी इसको अनुवाद करते हुए समझा रहा हूं, ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही समझने वाले दोनों ही बच्चे इसको अच्छे से कवर कर पाए, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि सभी की इंग्लिश बहुत अच्छी हो, या अच्छी होना बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि भाई जो हमारी मुख्य जो भाषा है, जो मेन लैंग्वेज है, वो हमारी हिंदी है। तो बेसिकली सभी हिंदी में परफेक्ट होते ही हैं। तो इंग्लिश में भी, इंग्लिश को भी समझाने के साथ साथ अगर मैं हिंदी का अनुवाद कर रहा हूं ना, तो वो इसीलिए ताकि आप इसके पूरे भाव को समझ पाए, क्वेश्चन के भाव को समझ पाए, ठीक है ना। और वैसे तो यार हम हिंदी वाले टीचर हैं, बस इंग्लिश तो आप लोगों की डिमांड पर हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो इसी तरह से आप लोग समझे कि उसको इंग्लिश भी और हिंदी भी, और जब इसके भाव को आप समझ लेते हैं ना, तो फिर भले ही आपको इंग्लिश लैंग्वेज समझ ना आए, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन लगाने फिरते हो ना, तो ये सारा जो आप एनालाइज अभी कर रहे हो ना, हिंदी इंग्लिश वगैरह में समझ करके, यही आपको वहां एग्जाम में राइट ऑप्शन चूज करने में ये आपकी विशेष हेल्प करने वाला है, ये एनालाइज, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा इसमें मंथन करते हुए क्वेश्चन आंसरों को लगाए। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। तो व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट द सब्सक्रिप्शन इन अ फॉर्मल लेटर। तो कहता है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका फॉर्मल लेटर है, जो औपचारिक पत्र है, आपका फॉर्मल लेटर है, इस फॉर्मल लेटर में जो सदस्यता वाला बिंदु होता है, सदस्यता वाला जो पक्ष होता है, ये कहां पर लिखा जाना चाहिए। सब्सक्रिप्शन वाला जो बिंदु होता है, इसको कहां लिखा जाना चाहिए, है ना, या कैसे इसको प्रेजेंट किया जाना चाहिए सब्सक्रिप्शन वाला। तो 4 पॉइंट दिए गए हैं। मतलब कहता है कि जो सदस्य होते हैं, कि जितने लोगों की टीम है, टीम में के जो सदस्य हैं, उन सदस्यों को कैसे यहां पर लिखा जाना चाहिए। yours truly या your truly, your truly, you truly या none, इनमें से कोई नहीं। तो इसका एक ही करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए, yours truly, मतलब आपका ईमानदार, ठीक है। आगे जो भी नाम है या जैसा भी है वो सब लिखा जाता है, ठीक है ना। जैसे आप एप्लीकेशन लिखते थे ना, ठीक है ना, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, ठीक है, वही सब कुछ होता है।
क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रिटन एट द टॉप ऑफ एडिटर्स लेटर ऑन द लेफ्ट साइड। तो कहा जा रहा है कि जो जो एडिटर मतलब संपादक लेटर जो होता है उस संपादक लेटर के लेफ्ट साइड में वो सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है। अरे संपादक लेटर होता है ना, उसके लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है, सबसे ऊपर क्या लिखा होता है, सैल्यूटेशन लिखा होता है, यूएस ट्रूली लिखा होता है, सब्जेक्ट लिखा होता है या सेंडर्स एड्रेस लिखा होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो जो संपादक लेटर होता है ना, संपादक लेटर के लेफ्ट हैंड साइड में सबसे टॉप पर सेंडर्स मतलब कि लेखक जो लिखने वाला है, जो लेटर को भेजने वाला है, उसका एड्रेस लिखा होता है। किसका एड्रेस लिखा होता है, किसका, सेंडर का, भेजने वाले का एड्रेस लिखा होता है। क्लियर है ना। चलिए ये सैल्यूटेशन मतलब क्या होता है, आगे क्वेश्चन है मैं समझाने वाला हूं, इसको यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द डेट ऑफ ऑल फॉर्मेट लेटर्स और फॉर्मल लेटर्स, माफ कीजिएगा, ऑल फॉर्मल लेटर्स। तो जितने जो फॉर्मल लेटर होते हैं हमारे, जो औपचारिक पत्र होते हैं, ठीक है ना, तो उनमें जो डेट होती है उसे लिखने का सही तरीका क्या है, सही तरीका क्या है। जो फॉर्मल लेटर होते हैं उनमें डेट कैसे लिखी जाती है, उसका सही तरीका क्या है डेट लिखने का। क्या ए बोल रहा है कि डायरेक्टली आप इस प्रकार लिख सकते हो, है ना, पहले आप दिन लिखें, उसके बाद में मंथ लिखें और लास्ट में ईयर लिख दे, जैसे कि हम नॉर्मली यूज करते हैं। या फिर जैसे इसमें दिया गया है कि पहले दिन, उसके बाद मंथ जो कि आप लिखेंगे, मंथ का नाम लिखेंगे, उसके बाद में आप ईयर लिख दे। या फिर इस प्रकार से जैसे पहले मंथ लिखे, मंथ के जस्ट बाद में विदाउट एनी कोमा आप लिखें डे, ठीक है, उसके बाद ईयर। तो एग्जैक्टली जो सी वाला ऑप्शन है ना, ठीक है, नवंबर 5, 2023 इस प्रकार से पहले मंथ का नाम आए और विदाउट कोमा, बिना किसी कोमा के डायरेक्टली डे लिख दिया जाए, उसके बाद कोमा लगा करके फिर ईयर लिख दिया जाए। यही सही फॉर्मेट होता है किसी भी फॉर्मल लेटर में डेट लिखने का। क्लियर है, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर टू एडिटर्स शुड बी। अरे भाई जो संपादक लेटर है ना, तो उसका सब्जेक्ट मतलब कि उसका जो उद्देश्य है वो कैसा होना चाहिए। अरे सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए यार, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर्स, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर टू द एडिटर शुड बी। सब लेटर का सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, लॉन्ग, लंबा चौड़ा होना चाहिए या रेलिवेंट होना चाहिए। जी हाँ, रेलिवेंट तो होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है ये। तीसरा पढ़ते हैं ब्रीफ एंड रेलिवेंट। जी हाँ, संक्षिप्त और रेलिवेंट होना चाहिए, ये भी सही है। तो भैया ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए अब अगर ये ब्रीफ नहीं आता ना, तो हम ऑप्शन बी को भी करेक्ट बोल सकते थे, ठीक है ना। ऑप्शन बी भी गलत नहीं है, ऑप्शन बी भी सही है और सी भी सही है। लेकिन चूंकि इसमें ब्रीफ भी आ रहा है, संक्षिप्त भी हो, रेलेवेंट भी हो, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ दीज आर द मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन टू द लेटर टू द एडिटर। ऑप्शन दिए गए हैं ये 4, ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं 4। कहा गया है कि 4 जो ऑप्शन है इनमें से क्या सबसे ज्यादा मोस्ट सुटेबल हो सकता है, मोस्ट सुटेबल हो सकता है एक लेटर के लिए जिसके लिए आप लिख रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे, डियर सर एंड मैडम, या फिर मिस्टर सर या मिसेस मैडम, या मिस्टर एडिटर एंड मिसेस एडिटर, या फिर नन। तो करेक्ट तो आप सभी जानते हैं, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। डियर सर एंड मैम के से जो है इससे को स्टार्ट किया जाना चाहिए। क्लियर है, ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्या कहा जा रहा है, इनकरेक्ट कहा जा रहा है, ठीक है ना। कौन सा स्टेटमेंट गलत है अबाउट द लेटर टू द एडिटर, लेटर टू द एडिटर। तो लेटर के अकॉर्डिंग, लेटर के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है, आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। यहां पर अभी तक सही चुनते आ रहे हो, अब गलत चुनना है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 में से कौन सा गलत है। देखिए पहला बोलता है कि मस्ट बी इनफॉर्मल लैंग्वेज, मस्ट बी इनफॉर्मल लैंग्वेज। तो यार देखिए जो आपका फॉर्मल लेटर होता है ना, जो फॉर्मल लेटर होता है, इस फॉर्मल लेटर के लिए जो लैंग्वेज होती है ना, वो जरूरी नहीं कि फॉर्मल लैंग्वेज ही हो, ये जरूरी नहीं होता है। एकदम मस्ट भी नहीं होता, जैसे मस्ट लिखा हुआ है ना, मस्ट नहीं होता। फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है, इसलिए हमारा ये पहला वाला ऑप्शन तो सही हो जाएगा, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। दूसरा वाला है कि मस्ट बी कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट। यार तो ये प्रत्येक पक्ष में पूरा कंप्लीट होना चाहिए, आधी अधूरी बातें नहीं की जानी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी सही है। तीसरे की बात करें तो मस्ट बी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, कि जो भी इसमें जानकारी दी जा रही है वो रेलिवेंट होना चाहिए।
ये भी सही है। तीसरा चौथा है मस्ट बी इनफॉर्मल, तो यहां कहा कि इनफॉर्मल, मस्ट बी इनफॉर्मल। यार इसकी लैंग्वेज इनफॉर्मल होगी ना वो चल जाएगा, लेकिन पूरा लेटर इनफॉर्मल होगा तो वो लेटर कैसे कहलाएगा? वो तो कैसा भी पत्र, जो पत्र आपने स्कूल टाइम में लिखा था है ना किसी को भी देने के लिए, तो वो पत्र बन जाएगा, जहां से स्टार्टिंग से जो भी आप शुरुआत करोगे डियर, ठीक है, प्रिय, और जो भी आपको लिखना होगा बस आप लिखते चले जा रहे, कोई फॉर्मेट नहीं था आपका, बस कंटिन्यू ऐसे आप लिखते चले जा रहे थे, तो वो तो बिल्कुल वो बन जाएगा। अगर आप इनफॉर्मल की बात करोगे तो जो डी ऑप्शन बोल रहा है ना कि मस्ट बी इनफॉर्मल, तो दोस्तों लेटर कभी भी इनफॉर्मल नहीं हो सकता। इनफॉर्मल होगा तो वो लेटर नहीं कहलाएगा, प्रेम पत्र बन जाएगा। समझ रहे हो ना? तो याद रहे लेटर जो होता है वो इनफॉर्मल नहीं हो सकता, कंप्लीट इनफॉर्मल नहीं हो सकता। उसकी लैंग्वेज एक तरह से इनफॉर्मल हो सकती है, लेकिन लेटर का फॉर्मल होना कंपलसरी है। क्लियर है? इसीलिए इसका जो डी ऑप्शन है ना ये गलत है, और हमारा आंसर ये डी ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गलत ही पूछा गया कि इनमें चार में से गलत कौन है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। एंड आई होप कि मैं क्लियर कर पा रहा हूं आपको एक एक बिंदु, ठीक है ना? कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर। भैया पर्पस पूछा गया है यहां पर इस लेटर का, है ना? लेटर लिखने का पर्पस क्या होता है? लेटर लिखने का पर्पस क्या होता है? चार ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? टू आस्क हिम टू टेक एक्शन, टू आस्क हिम टू टेक एक्शन। लेटर लिखने का पर्पस क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? तो पहला ऑप्शन बोलता है कि जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसे कहना कि आप इस पर एक्शन ले, या फिर ऑप्शन बी कहता है कि टू ऑर्डर हिम, मतलब उसको आदेश देने के लिए हम लेटर लिखते हैं। तीसरा ऑप्शन बोलता है टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर व्यूज इन हिज कॉलम। तीसरा ऑप्शन बोलता है कि आप उससे अनुरोध करते हैं, लेटर लिखने के माध्यम से आप उससे अनुरोध करते हैं कि जो भी कार्य जिसके लिए आपने लेटर लिखा है वो लेटर में जो आपके विचार है वो आपके विचारों को भी वो शामिल करे। जो कार्य वो कर रहा है उस कार्य के लिए अगर आपने अपने लेटर लिखा है तो उस लेटर का अर्थ होता है, या कहें कि पर्पस होता है, उद्देश्य होता है कि आप चाहते हैं कि आपके विचार भी वो अपने कॉलम में शामिल करे, आपके विचारों को भी वो स्थान दे। तो यही एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेटर टू द एडिटर। क्या कहा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द, अरे भैया पूछा गया है कि इन चार ऑप्शनों में से कौन सा लेटर का पार्ट नहीं है। देखते ही तो टिक मार सकते हो ना, डेट तो लिखना ही पड़ेगा ना लेटर में, सब्जेक्ट भी जरूरी है, ठीक है? सब्जेक्ट लिखोगे तभी तो आप बता पाओगे कि है ना किस प्रकार का नोटिस है। सैल्यूटेशन फिर वर्ड आ गया है। एक्चुअल में सैल्यूटेशन को लेकर के क्वेश्चन है पूरा, इसलिए मैं यहां पर कुछ भी बात ही नहीं कर रहा हूं सैल्यूटेशन की, आगे बात करने वाला हूं, ठीक है? और जो फोटो है ना, जी हाँ, फोटो का कोई स्थान नहीं होता है। क्या फोटो चिपकाते हो क्या? नहीं ना, लेटर में कोई फोटो की स्थान ही नहीं होता है, तो ये फोटो वाला पॉइंट है ना, ये लेटर का भाग नहीं है, तो हमने राइट ऑप्शन यही हो जाएगा, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है वेयर इज द रिसीवर्स एड्रेस रिटन। कहा जा रहा है कि जो देखिए हमने ये तो देख लिया कि सेंडर का एड्रेस कहां होता है, मतलब लेटर भेजने वाले का एड्रेस कहां लिखा होता है, तो कहां लिखा होता है? लेफ्ट साइड में सबसे टॉप पर लिखा होता है, ठीक है ना? और यहां पूछा जाता है रिसीवर का, मतलब प्राप्तकर्ता का एड्रेस कहां लिखा होता है इस लेटर में, तो प्राप्तकर्ता का जो एड्रेस होता है वो होता है जस्ट बिलो द डेट। जो हम डेट लिखते हैं ना उसके जस्ट नीचे हम रिसीवर के एड्रेस को लिखते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ द लेटर टू द एडिटर। कहा जा रहा है कि इस लेटर के फीचर कौन कौन से हो सकते हैं। यार आंसर ठीक हो गया, इट्स ओके। देखिए समझ लेता हूं फिर भी। कहा जा रहा है कि जो लेटर होता है, लेटर टू एडिटर जो संपादक लेटर होता है, इस लेटर के फीचर क्या क्या हो सकते हैं, विशेषताएं क्या क्या हो सकती है। ध्यान सुनिएगा, ऑप्शन ए कहता है स्टिक टू द पॉइंट। जी हाँ, पॉइंट पर अड़े रहना, अच्छे से पॉइंट को क्लियर करना। स्टिक टू द पॉइंट मतलब कि स्ट्रिक्टली
पॉइंट टू पॉइंट बातें करना लेटर में, क्योंकि लेटर एक पेज का हो सकता है ना, ऐसा तो नहीं है कि आप जो है इधर उधर की बातें करेंगे तो पूरे बुक भर जाएगी ना, बुक छप जाएगी वो, तो फिर तो ऐसा तो लेटर नहीं होता है ना, एक आध पेज का लेटर होता है। तो उसके लिए क्या होगा कि आपको पॉइंट टू पॉइंट बातें करनी होगी लेटर में, जो भी आप कहना चाहते हैं सटीक रूप से कहना होगा। दूसरा फॉर्मल लैंग्वेज, जी हाँ, फॉर्मल लैंग्वेज का भी आपको यूज वहां कर सकते हैं, इनफॉर्मल का भी कर सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। रेलिवेंट कंटेंट, जो आपका कंटेंट है वो एकदम रेलिवेंट होना चाहिए। तो तीनों ही ऑप्शन हमारे सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर, सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि विच ऑफ पार्ट ऑफ द लेटर कंसिस्ट ऑफ द राइटर्स एड्रेस। राइटर्स एड्रेस, लिखने वाले सेंडर का एड्रेस, सेंडर का एड्रेस कहां लिखा होता, तो ये तो हम जानते हैं कि लेफ्ट साइड में सबसे टॉप पर लिखा होता है ना। लेकिन यही क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा सकता है कि जो आपका लेटर है, जो लेटर है आपका, उसके किस वाले पार्ट पर लिखा होता है, किस वाले पार्ट पर लिखा होता है। ऑप्शन में है आपको एनवलप पर, क्या एनवलप पर एड्रेस लिखा होता है, या ऑप्शन बी कहता है सब्सक्रिप्शन सदस्यता वाले बिंदु में, या द हेडिंग में, हेडिंग मतलब कि शीर्षक में, या द सिग्नेचर के साथ में। तो नहीं दोस्तों, इसका हेडिंग में मतलब कि शीर्षक जहां होता है ना, शीर्षक के रूप में ही हम राइटर के एड्रेस को लिखते हैं इसमें, ठीक है ना, शीर्षक के रूप में, हेडिंग के रूप में, ठीक है, लेफ्ट साइड में सबसे टॉप पर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सैल्यूटेशन मीन्स। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन का मतलब होता है किसी का भी अभिवादन करना, किसी का स्वागत करना, किसी को नमस्कार करना। और एग्जैक्टली सैल्यूटेशन का हिंदी अनुवाद है नमस्कार। क्या होता है, नमस्कार करना। तो यहां कहा जा रहा है कि सैल्यूटेशन का मतलब क्या है, इतना सिंपल क्वेश्चन है ना। पहला ऑप्शन बोलता है ग्रीटिंग ए पर्सन, ग्रीटिंग ए पर्सन, किसी व्यक्ति का अभिवादन करना, उसका स्वागत करना। या फिर ऑप्शन बी कहता है कि लीव एंड टेकिंग, लीव एंड टेकिंग, पाना छोड़ना, जुड़ना या छोड़ देना। या फिर इरिटेटिंग, परेशान करना, या मेडिटेटिंग, है ना, ध्यान करने योग्य। तो ये सब नहीं है। सैल्यूटेशन का मतलब होता है, सैल्यूटेशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति का अभिवादन करना, मतलब ग्रीटिंग अ पर्सन, ग्रीटिंग अ पर्सन। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं हम आज की सीरीज का, लेटर राइटिंग वाली सीरीज का। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है द सब्सक्रिप्शन मीन्स। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों में कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, ग्रीटिंग अभिवादन तो नहीं होगा। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब मतलब कि किसी की सदस्यता ले लेना, ठीक है ना। तो सदस्यता ले लेना, तो इसके लिए आप ऑप्शन बी को भी आप करेक्ट करेंगे। सब्सक्राइबिंग, किसी की सब्सक्रिप्शन मतलब सदस्यता, तो सदस्य बन जाना किसी का, तो ऑप्शन बी भी आपका सही हो रहा है। और ऑप्शन डी सी बोलता है कि लीव एंड टेकिंग। भाई सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या, सब्सक्रिप्शन लिया तो आपने क्या किया, टेकिंग मतलब कि जुड़ गए, और सब्सक्रिप्शन को समाप्त कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, आपने लीव कर दिया, छोड़ दिया। इसलिए ऑप्शन सी भी करेक्ट हो रहा है। लेकिन निश्चिंत रहे, एग्जाम में अगर इस प्रकार के क्वेश्चन के साथ इस प्रकार के ऑप्शन देखने को आपको मिले ना, तो आप बी या सी दो में से किसी को भी टिक मारेंगे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और वैसे तो एग्जाम का जो पेपर होता है बहुत एनालाइज के बाद में आप लोगों तक पहुंच पाता है वो, तो इस प्रकार के कंफ्यूज करने वाले ज्यादा बिंदुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। निश्चिंत रहे आप लोग, ठीक है ना। तो यहां पर किसी को भी आप लोग एक में दो में से एक को टिक मार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन सी, दैट्स ओके। क्लियर है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे नोटिस राइटिंग से रिलेटेड 25 क्वेश्चन आंसरों पर। नेक्स्ट सेशन में 25 क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर फ्रेंड्स, ओके। तो जो भी नए दोस्त हैं उनको मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, डिस्क्रिप्शन में दोनों ग्रुप की, अर्थात कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों ही ग्रुपों की लिंक दे दी गई है, जिससे आप इजीली ज्वाइन करके और हमारे साथ कंटिन्यू स्टडी कर सकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दोस्तों। इसी प्रकार से अपना स्नेह बनाए रखे, इसी प्रकार से हम पर इस प्रकार से प्रेम बनाए रखे। और आप लोगों का एक विशेष धन्यवाद मैं और करना चाहता हूं कि आज जो है हमारे इस चैनल पर, मतलब कि आपके जो ये लोधा क्लासेस प्लेटफॉर्म है, आप सभी लोगों के प्रयासों से 1 लाख सब्सक्राइबर हम जो है अचीव कर चुके हैं। 1 लाख सदस्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो प्रॉपर तरीके से जो है इस फ्री एजुकेशन प्रोग्राम का हिस्सा बने हुए हैं और फ्री एजुकेशन प्रोग्राम का लाभ भी ले रहे हैं। और जिनका किसी की स्टडी भी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद भी वो हमारे साथ जुड़ करके अन्य स्टूडेंटों तक इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिससे कि अधिकतम लोगों
तक हमारे ये सेशन पहुंच सके और अधिकतम लोग, क्योंकि अधिकतम लोगों तक लोग जो है इसका लाभ उठा सके। दरअसल इसका रीजन क्या है कि बीए या बीकॉम जैसे जो हमारे सब्जेक्ट है, इनके लिए दोस्तों ऑनलाइन अगर फ्री एजुकेशन की बात करें तो बहुत ही कम ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर एक चैप्टर वाइज चैप्टर या कहें कि कंटिन्यू नहीं पढ़ाया जाता है या कंप्लीट नहीं मिल पाता है। तो उसी जो दिशा में जो है हमारा एक छोटा सा प्रयास है और उस प्रयास को आप लोगों की बड़ी ही सराहना मिल रही है। इसलिए हम जो है वास्तविक रूप से कहें तो पूरे मन से हम बहुत ही प्रसन्न चित्त हैं और आप लोगों का जो ये रुचि आप दिखा रहे हैं हमारे साथ मिलकर के, उन सभी के लिए दोस्तों आप सभी का स्नेहपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।